सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी 9th क्लास ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पद्यखंड के हमने पाठ सभी पढ़ चुके हैं। ये अंतिम पाठ है अपना, पाठ 17, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जी जोशी और इन्होंने बहुत ही सारगर्भित, मार्मिक और संवेदना से भरी ये कविता लिखी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ऐसे क्या आफत आ गई बच्चों को काम करना पड़ रहा है। और आप जानते ही हैं बच्चों के पढ़ने की उम्र में अगर उनको काम करना पड़े तो कितना शर्मिंदगी भरा उनके अभिभावक और दुनिया के लिए होता है। तो यही बात उन्होंने अपनी कविता में बताई है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उससे पहले हम राजेश जी जोशी का उनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम कविता की पंक्तियों और पदों का शब्दशः अर्थ और उसकी भावार्थ को जानेंगे, समझेंगे। राजेश जी जोशी। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। 1946 नरसिंहगढ़ जिले। शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों के अध्यापन पढ़ाने के। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। पत्रकारिता में आप जानते हो सब तरह की रचनाएं होती है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण, जैसे ड्रामा है उसका रूपांतरण, जैसे इंग्लिश में हिंदी में कर दिया, दूसरी भाषाओं का है तो उर्दू का हिंदी में कर दिया है, दूसरी भाषाओं का हिंदी में रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों, छोटी छोटी फिल्मों के लिए पटकथा, कहानी लिखना, पटकथा जो पर्दे पर लिखने वाली कर, उसको अलग ढंग से लिखना पड़ता है क्योंकि उसके डायलॉग स्क्रिप्ट से पूरी लिखनी पड़ती है। लेखन का कार्य भी किया, तो उन्होंने ऐसा काम भी किया, कहानी, फिल्म की कहानियाँ भी लिखना छोटी छोटी। उन्होंने भरथरी कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु, यह भी, एवं मास्कोविस्की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। ये रूसी कवि है। कवि भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। ये राजेश जी जोशी इस तरह से दूसरी भाषाओं को भी वह अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, उनका अनुवाद भी करते हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ये इनके अचीवमेंट भी हैं, उनकी उपलब्धियां हैं। जन्म, उनकी रचनाएं, उनका लेखन और उनकी कृतियाँ। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली है, जो समाज की कभी कभी विडंबना होती है कि न चाहते हुए भी समाज में कुरीतियाँ या जो अपवाद होते हैं, जो एक समाज की बुराई होती है, वो नहीं होने चाहिए। वह भी कवियों और लेखकों का फर्ज होता है और वो लिखते भी हैं समाज पर यथा समय उनको सुधारने के लिए, उनमें सुधारों के लिए अपनी लेखनी में लिखते हैं। तो ये सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, समझने वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी बाहरी गहरी आस्था को उभारती है कि जीवन कितना ही संकटग्रस्त हो, दुख हो, कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन उनको और अच्छा बनाए और बेहतर बनाए, उनकी और बुराइयों को दूर करें और अच्छे हम जीवन जिएं। तो उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज, ढंग जीने का, मौसम, सभी कुछ व्याप्त है, सभी कुछ फैला हुआ है, व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता, इन्हें उनकी कविताओं में काव्यलोक, इन्हें कवितामय जगत, आत्मीयता यानी हार्टली, दिल से, दिल की गहराइयों से, आत्मा से
और लयात्मकता है, लयात्मकता यानी वो गए हैं, गाई जा सकती है, वो गाने गाए जाने की तुक में है, तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए तथा ह्यूमैनिटी से भरपूर है, यानी मानवीयता से इंसानियत के दायरे में आती है और इंसानियत की बात करती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। बचाए रखने में का एक निरंतर संघर्ष भी है कि हम कितने ही बड़े पद पर चले जाएं, कितने ही महान बन जाएं, कितने ही ऊंचे पदों पर नेता है, अभिनेता है, सोशल वर्कर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कोई भी जो भी ऊंचा पद होते हैं समाज में, लेकिन हम एक इंसान तो बने ही रहे हैं, क्योंकि इंसान ही सबसे इंसानियत इंसान में इंसानियत ही सबसे बड़ी उसकी धरोहर है। का एक निरंतर संघर्ष भी है, उनको समझाने का संघर्ष भी किया है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा, ये दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल तीव्रता कि दुनिया जीवित है तो चल रही है तो इंसानियत के बल पर, या उसके एक संसार की कह सकते हैं कि जो सभी के प्रति प्रेम और भाईचारे से, तो वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी रहते हैं कि कैसे जीवन इंसान जिए और कैसा अच्छा ढंग से जीवन जिए, और जहाँ तक हो सके युद्धों और घृणा और नफरत और हिंसा से बचा जा सके, और जीवन को एक सुकून और एक शांति और एक आनंदपूर्ण बनाया जा सके। कवियों की कल्पनाएं हमेशा, लेखकों की लेखन कलाएं हमेशा जीवन को उत्कर्ष और सम्मान और ऊंचाइयों को छूने की भावना से प्रेरित होती है, और समाज के व्याप्त भ्रष्टाचार, बुराइयाँ और जितने भी अवगुण होते हैं उनको बताकर कवि और लेखक जागृत करना चाहते हैं समाज को, कि वो अपनी इस कमजोरी को, इस बुराई को दूर करने का भरसक प्रयास करें, अपनी ओर निगाह डालें, और समाज में जो भी कुछ बुरा है, गलत है, उसका विरोध करें, उसका निरंतर संघर्ष करते हुए और अच्छा बनाए समाज को। तो यही कवि और लेखक की भावना, इसमें भी इन्होंने यही भावनाएं झलकी है। तो इसमें प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन जाने, बचपन कैसे छीन जाता है कि वो बचपन में ही दूसरा काम नहीं करके बचपन की जगह वो युवा अवस्था के काम करने लग जाए, या जीवन जीने के साधन जुटाने लग जाए, तो ये बचपन छीनना कहलाता है। इनमें इनकी पीड़ा व्यक्त हुई, दुख व्यक्त हुआ है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, समाज की और अर्थ की या धन की, कि समाज में क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ये हो रहा है ठीक है। ये दुख भरी विडंबना की ओर बात इशारा किया है कि ये नहीं होना चाहिए, जिससे कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। कि ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे काम पे जा रहे हैं, कुछ समाज में ऐसे कम ही प्रतिशत हैं, लेकिन वो भी एक दुखद बात है, दुखद घटना है कि इस अच्छे और आधुनिक और इतने उन्नतिशील विश्व या समाज या भारत या जो हमारा मानव जगत है, उसमें भी जो बच्चे हैं उनको खेल और शिक्षा से और जीवन की उमंगों से वो अपने बचपन को नहीं जी पाए, ये उनके लिए बड़ा वंचित है ना, उससे अभावग्रस्त है। ये उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, हमको भी स्वीकार्य नहीं है। यही बात इस कविता में इन्होंने बताई है। इसको आगे हम समझते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसका अर्थ थोड़ा सा समझेंगे हम, कठिन शब्दों को भी समझ लेंगे। कोहरा, कोहरा होता है जो धुंध होती है, जब बादल, सर्दी में धुंध चारों तरफ और बादल का वातावरण ऐसा हो जाता है जो दूर तक विजिबिलिटी दूर तक नहीं दिख सकती है, एकदम से कोहरे के आवरण के ढके होने, क्योंकि ठंड होने पर
वाष्पीकरण होता है और सड़कें भी नहीं दिखती और चारों तरफ बहुत कड़ाके की ठंड होती है, उस समय कोहरा होता है। ढकी सड़क, सड़क ढकी हुई होती है, बच्चे काम पर जा रहे हैं और सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है कि बच्चे देर तक ठंड में अपने घरों में बिस्तर में सोए रहते हैं और ऐसी भीषण सर्दी में तो बच्चे माता माता पिता होते हैं उनको बस बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलने देते और उनका देख रेख, क्योंकि स्वास्थ्य बच्चों का बड़ा नाजुक और कमज़ोर होता है, वह उतनी उनमें क्षमता नहीं होती है कि वो प्राकृतिक ऐसी कड़ाके की सर्दी को सहन कर सके, इसलिए वह उनकी हिफाजत करने के लिए अपने माता पिता उनको इस सर्दी में बाहर तक नहीं निकलने देते। और ऐसी अवस्था में कोहरे से ढकी ऐसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं और वह भी सुबह सुबह। तो यहाँ कवि बड़ा आश्चर्य और डूबे हुए हैं और दुखपूर्ण भयानक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भयानक क्यों है उसका भी अर्थ हम समझेंगे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की, इस समय की, वर्तमान समय की सबसे भयानक, भयानक है ना, भयग्रस्त करने वाली, डरावनी पंक्ति है। ये एक लाइन है कि ये बता रहे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी डरावनी है, भयग्रस्त करने वाली है। ये कवि ने इसलिए बताया है क्योंकि बच्चे और काम पर जाएं, ऐसा क्या हो गया है, ऐसे क्या पहाड़ टूट पड़ा है कि बच्चों को काम पे जाना पड़े। हमारी इतनी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक सोच विचारधारा जो सभी मानवों के लिए, हित के लिए और दिन रात उनका जो परिश्रम है, जो ऊंचाइयां हैं, वो काम नहीं कर पा रही। क्या ऐसा क्या हो गया है, विकास के इतने उन्नतिशील देशों में भी बच्चों को काम पे जाना पड़ता है। तो ये एक पंक्ति भयानक है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। ये कवि कहते हैं राजेश जोशी, ये बात इतनी भयानक है, भयग्रस्त कर देने वाली है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, एक डिटेल, एक विस्तृत वर्णन की तरह। विवरण यानी क्रमिक, जिसका स्टेप बाय स्टेप हम एक के बाद एक वर्णन करते हैं स्पष्ट रूप से, तो ये डिटेल में या विस्तार से लिखना चाहिए, न कि इसको एक ऐसी एक लाइन की तरह लिख देना चाहिए। क्योंकि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं इसका पूरा विवरण होना चाहिए, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो इससे लिखा जाना चाहिए। इसे एक सवाल की तरह, और एक सवाल क्वेश्चन की तरह, प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर जाने के क्या कारण है। यही भी बात, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन बनाकर यही कवि पूछना चाहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये क्यों जा रहे हैं, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई है, ऐसी क्या उनके सामने ऐसी समस्या आ पड़ी है कि बच्चों को काम में जाना पड़ रहा है और उनको स्कूल जाने के बजाय खेलने के दिन उनके जो बचपना है वो बचपना छीना जा रहा है, उनकी बचपने में ही मजदूरी करनी पड़ रही है, उनको काम करके अपना पेट भरना पड़ रहा है, या काम करने के बाद ही उनको अपनी आजीविका चलानी पड़ रही है। ऐसा क्या आ, हो गया है जो इतने दुनिया के संसाधन और दुनिया की जितनी तरक्की है उन बच्चों के काम नहीं आ रही, और ये उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे लिए भी कि जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग और समाज को जो चला रहे हैं उनको भी ये बड़ी बेशर्मी से इसको सोचना चाहिए या इन पर विचार करना चाहिए। वो कहते हैं कभी आगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गई हैं। ऐसा क्या कारण आ गया है कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है उनको खेलने के लिए, क्या अंतरिक्ष में गेंदें सारी चली गई हैं। यानी कि जो गेंदें हैं सुबह सुबह कोहरे में ढकी सड़कों पर जाते देखकर व्यथित मन हो रहा है उनका, और वो आखिर बच्चों के काम पे जाने का कारण पूछना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, या कविता के माध्यम से समाज के लोगों को जागृत कर कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं
क्या उनके खेलने की जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में, आकाश में गिर गई हैं, या अंतरिक्ष में सब खो गई है, जिसलिए उनको खेलने की कोई गेंदें नहीं मिल रही हैं। गेंदें नहीं होने के कारण उनको पुस्तकें नहीं है, और सारी गेंदें क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? क्या दीमक, दीमक कहलाती है एक छोटा सा कीड़ा जो होता है, वह सब कुतुर के उसकी राख बना देता है, मिट्टी बना देता है। तो अधिकतर लकड़ियों की चीज़ें, किताबों से बनने वाली किताबें हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो दीमक जहाँ घुस जाती है तो वो बिल्कुल उसको चट कर जाती है, उसका चूरा कर देती है। तो क्या किताबों को दीमक ने खा लिया है? सब रंग बिरंगी इतनी अच्छी तितली, फूलों और कविताओं से भरी हुई ऐसी मन भावन जितने भी नॉलेज और ज्ञान और जितना भी अच्छा दृश्य दिखने वाला किताबों में पढ़ने के शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं, और इतने सब जो अच्छी किताबें हैं, संग रंग बिरंगी किताबें हैं जो मन भावन बच्चों की कहानियाँ, चुटकुले और उनको अच्छे लगने वाली जीव जंतुओं से भरी किताबें हैं, वो क्या दीमकों ने खा लिए? उनको कीड़ों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? और क्या किसी भूतहा ने या किसी तिलिस्म के कारण ये काला पहाड़ जो कहते हैं, भूता या ऐसा कोई जो डरावना, ऐसा कोई जहाँ पर निकाल पाना, जहाँ से निकल पाना, या जहाँ पर घुस जाने के बाद आ नहीं पाना, तो ऐसा किसको काला पहाड़, काला जादू कहते हैं। तो वहाँ ऐसी सब जो किताबें हैं, पाठशालाएँ हैं, तो नीचे दब गई है क्या? सारे खिलौने बच्चे उनके खेलने की जो चीज़ें हैं वहाँ पर गुम हो गए हैं, उनके नीचे दब गए हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता है क्या? क्या किसी भूकंप के में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, और उनको काम पे जाना पड़ रहा है और मेहनत करनी पड़ रही है? तो क्या भूकंप आ गया है क्या? भूकंप में धरती कांपती है और एकदम से चारों तरफ तहस नहस हो जाती है और सभी इमारतें गिर जाती हैं, तो ऐसा भूकंप आ गया है क्या? और सारे मदरसे मदरसे उर्दू में स्कूल को मदरसा कहते हैं, ये उर्दू वर्ड है, यहाँ पर मदरसा का मतलब स्कूल है। तो सारे स्कूल जितने भी हैं उनकी बिल्डिंग से इमारतें जो बड़ी बड़ी हैं वह सब धस गई हैं क्या, ढह गई हैं क्या, नस्तनाबूद हो गई हैं क्या, गिर कर जमी दोज हो गई हैं? इसलिए उनको बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं बची है, उनको काम पे जाना पड़ रहा है, और सारी अं- गेंदें हैं अंतरिक्ष में चली गई है, और किताबों को दिमाग में खा लिया है क्या? और जो काले पहाड़ के नीचे उनकी सब ऐसी जो चीज़ें हैं, खेल खिलौने हैं, वह सब चले गए हैं। ऐसे क्या हो गया? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? ऐसा क्या खतरे भरा हो गया है जो उनको बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है? इस तरह से ये कवि हैं जो फिर इनकी मन की पीड़ा को अपनी कविता के द्वारा कह रहे हैं, और कहते हुए हमको सावचेत कर रहे हैं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को इनका बचपन वापस लौटा दें, इनको काम पे न जाने दें, ऐसी व्यवस्था करें जिससे सरकार भी ऐसी फ्री एजुकेशन, इनके खाने पीने और रहने की ऐसी व्यवस्था करें कि इनको जिस मुसीबत के कारण जिन समस्याओं के कारण इनको काम पे जाना पड़ रहा है वो नहीं जाना पड़े। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए? तो वो कहते हैं कवि कि क्या सारे मैदान जितने भी खेलने के हैं, सारे बगीचे जितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, उनमें झूले हैं, उनमें खेलने खिलौने के हाथी घोड़े और ऐसे रपस पट्टी और ऐसे कितने ही करतब दिखाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले बगीचे हैं, उनके घर हैं, आंगन हैं, सारे खत्म हो गए हैं क्या? एकाएक इन्हें अचानक, तो ऐसे सब क्या एकदम से ख़त्म हो गए हैं, जिसके कारण ऐसी विभीषिका आ गई, ऐसा एक समय आ गया है कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। तो ये सब बातें इसमें बड़े अच्छे ढंग से कवि ने बताई है और इसको समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे के जो पद है और क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप थोड़ा सा समझ भी सकते हो कि देखो जैसे बच्चों को काम पे जाने से पहले ये इतना चारों तरफ घना कोहरा है, और इनको काम पे जाने के लिए किसी मजदूरी पे अपनी आजीविका कमाने के लिए निकलना पड़ रहा है।
तो इतनी धुंध में, कोहरे में इनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये कोई छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिता के साथ कुछ काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम है, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, कोई बोझा ढोना है, कोई बेचने जाना है, कोई सामान बेचना है, तो ये काम भी इनको करने पड़ते हैं। कुछ को बाल मजदूरी करनी पड़ती है, बाल श्रम जो करना पड़ता है। कई होटलों में काम करना पड़ता है, बर्तनों धोने पड़ते हैं, चाय बनानी पड़ती है, तो ये ऐसे काम कर कर जीविका चलानी पड़ती है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है, एक समाज के लिए एक संकेत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी कड़ी मजदूरी करनी पड़ती है इनको, ऐसे खतरों भरे कार्य से करना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं, कितनी मूर्ति बनाते हैं, कितनी ऐसी चीज़ों को करते हैं जिससे उनका जीवन चलता है। तो ये सब बातें हैं जो कवि ने अपने कविता में बताई, उसी को बताने का प्रयास किया है कि कैसे बच्चे छोटे छोटे कामों को, बड़े बड़े कामों को, खतरे भरे कामों को कर कर अपना जीवन गतिशील करते हैं। उनको जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है, आजीविका के लिए, अपने पेट पालने के लिए, या तो किसी महामारी में अपने माता पिता के चले जाने के कारण, या किसी दुर्घटना में, या किसी गरीबी के कारण, या किसी बीमारी के कारण, या किसी ऐसी अवस्था के, ऐसी कंडीशन के कारण उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। ये समाज के लिए एक बड़ा दुखद है, इनको एक कैद खाने की तरह है। बच्चों का जीवन जेल में कैद की तरह हो जाता है इसी परिस्थितियों से। यही इस पाठ में बताया गया है। जो बचपन खेलने वाला होता है, जो बचपन घूमने और फिरने और आनंद लेने के लिए होता है, जो बचपन पढ़ाई के लिए होता है, जो अक्सर ये देखते हैं कि काम पे जाने वाले बच्चे कि हमारे साथी, हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने अपने स्कूल में बैग लेकर जा रहे हैं, उनके मम्मी पापा उनको छोड़ने आ रहे हैं, वो बस में बड़े बैठ के अच्छे से जा रहे हैं, तो उनको कितना, कैसा मन में दुख और पीड़ा होती होगी, उनको कितनी आत्मग्लानि होती होगी। ये सब उन बातों को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से दिखाया है, बताया है। यही बात, और आगे जो पंक्तियाँ बची हुई हैं उनके पदों का अर्थ और क्वेश्चन और उनके अर्थ और उनकी भावों को हम अगले पाठ में समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने माता पिता का कहना मानें। धन्यवाद।